नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। क्या डिस्कशन होने वाली है, अब यहाँ पे खबर देख सकते हो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस ग्रांट कर दिया है, तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में यूनाइटेड नेशंस का, कौन ऑब्जर्वर बन सकता है, इसके अलावा ऑब्जर्वर बनने के फायदे क्या होते हैं, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाउ दैट इट हैज बिकम ऑब्जर्वर, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। So that would be the agenda in this particular video. To get all that information, be with me on Study IQ. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, व्हाट इज द न्यूज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज बिकम एन ऑब्जर्वर। इसको ट्वीट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, अभी फिलहाल अब्दुल्ला शाहिद है, फॉर्मर मालदीवियन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड फ्रांस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज बिकम एन ऑब्जर्वर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, रेजोल्यूशन नंबर 76/123, यूनानिमसली इसको अडॉप्ट किया गया, जिसके तहत आईएसए को एक ऑब्जर्वर बनाया गया। तो ये ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है, इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट इज दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू नो अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको हम लोगों ने अनाउंस किया था क्योंकि इंडिया एक फाउंडर मेंबर था, इंडिया के साथ फ्रांस भी था, दोनों ने मिलकर पेरिस डिक्लेरेशन को अनाउंस किया था। इससे पहले पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट भी हुआ था 2015 में। 30 नवंबर 2015 को हम लोगों ने पेरिस डिक्लेरेशन के थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दैट टाइम द फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसुआ ओलांद, दे डिसाइडेड दैट देयर वुड बी एन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या करेगा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, what was the basic objective of this? बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू फाइट क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के साथ ही ये पेरिस डिक्लेरेशन आया था। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ये एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का, जहां पे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट करेंगे। और शुरुआती दौर में ये डिसाइड किया गया था कि ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो कंट्रीज है, ये है इक्वेटर, तो इन दोनों के बीच जो कंट्रीज आती है 121 कंट्रीज, उनका ये अलायंस रहेगा आईएसए, ये कहा गया था। लेकिन 2020 में इसकी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में कुछ बदलाव लाया गया और अभी एज ऑफ टुडे जो भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो आईएसए का मेंबर भी बन सकता है। और आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कितने मेंबर्स है, 101 मेंबर्स, यानी कि पिछले 6 सालों में 100 members have been added to this। 80 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को रैटिफाई भी किया है। तो क्या करते हैं ये, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, आईएसए का एक असेंबली है, असेंबली एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि किसको फंडिंग जाएगी, कौन से टेक्नोलॉजी जाएगी, कौन से प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, ये सारी चीजें असेंबली डिसाइड करता है। और सेक्रेटेरिएट इज अनदर बॉडी, सेक्रेटेरिएट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्किंग। और आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम इंडिया में है। इसके अलावा डिफरेंट कमिटीज भी है आईएसए की। और फंडिंग जो आती है, फंडिंग कम्स फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि मेंबर्स, इंडिया ने कुछ प्लेज किया है, फ्रांस ने कुछ प्लेज किया है, दूसरे देशों ने, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज किया है, यूनाइटेड नेशंस भी बहुत सारी फंडिंग दे चुका है यहाँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका उद्देश्य क्या है, टू काउंटर दिस क्लाइमेट चेंज। कैसे? बाय प्रमोटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। कैसे हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी को स्प्रेड कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, स्पेशली विद इन द ट्रॉपिक्स। इसके ऊपर फोकस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब देखिए, 6 सालों में अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया है टू द आईएसए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंस फॉर दिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, राइट। आईएसए के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जब आईएसए यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट करेगा तो एक वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बनेगी आईएसए और यूनाइटेड नेशंस के बीच। अब इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं आगे चल के सोलर एनर्जी के ऊपर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इसके साथ ही साथ ये एक टेस्टिमनी है, एक प्रूफ है कि 6 सालों में कैसे आईएसए बढ़ा है। और इसमें मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडिया का खुद का नेशनल सोलर मिशन भी चल रहा है, वी नो अबाउट दैट, एंड इंडिया इज अ पायनियर इन दिस सोलर टेक्नोलॉजी।
ये ISA की सक्सेस का एक टेस्टिमनी है कि 6 सालों में ही 100 से भी ज़्यादा मेंबर्स बन चुके हैं और पार्टनरशिप बेस्ड कैसे पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन आ रहा है उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है MNRE मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ बिकमिंग एन ऑब्जर्वर, यानी कि ISA अभी ऑब्जर्वर बन चुका है, ये एक इम्पेटस देगा OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को भी। हाल ही में हम लोगों ने यूके के साथ भी एक कोलैबोरेशन की है फॉर ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव अलॉन्ग विथ दिस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको इम्पेटस बहुत ज़्यादा मिलेगा, इम्पेटस मिलेगा, नई फंडिंग मिलेगी। साथ ही साथ जो ISA का टारगेट है या फिर स्ट्रैटेजी है टूवर्ड्स 1000, इसको भी काफ़ी पुश मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो टारगेट है टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है कि ISA मोबिलाइज करना चाहता है $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2030। टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी का एक और भाग है कि कम से कम 1000 मिलियन पीपल विल गेन एक्सेस टू क्लीन एनर्जी एंड दे विल इंस्टॉल 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर इस पर्टिकुलर टारगेट को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस मिलेगा नाउ दैट वी आर रिकग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस, यानी कि फंडिंग भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी की भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे फायदे भी मिलेंगे व्हेन वी कोलैबोरेट विद यूनाइटेड नेशंस। अब सवाल ये उठता है कि सर अब मैं समझ चुका हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऑब्जर्वर बन चुका है, तो ऑब्जर्वर कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है? देखिए, एक सिंपल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास होना है बाय द मेजॉरिटी। इनफैक्ट ये तो यूनानिमसली हुआ था, जैसे रेजोल्यूशन पास होगा वो ऑब्जर्वर बन जाते हैं। सो UNGA द जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू एनीबडी, इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनी एंटिटी, और रिमेंबर नॉन मेंबर स्टेट्स को भी ऑब्जर्वर बना सकते हैं। अब जब ऑब्जर्वर बनते हैं तो दे कैन पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी मीटिंग होते हैं वहां पे उनकी विजिबिलिटी होती है। अब ऑब्जर्वर्स हैव राइट टू स्पीक, यानी कि जब भी जनरल असेंबली की मीटिंग होगी वहां पे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनके पास राइट टू स्पीक होता है, यानी कि अपनी जो भी आइडियाज है उसको वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एट द मीटिंग। ऑल्दो उन्हें कोई वोट नहीं मिलता है, प्लीज आपको ध्यान रखना है, वोट नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक नॉन मेंबर स्टेट भी हो सकता है, उसका क्लासिक उदाहरण है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन इज ऑल्सो ऑब्जर्वर एट यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ऑलरेडी ऑब्जर्वर बना चुकी है UN, जैसे कि OECD है जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, और भी दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, और अभी ISA को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। इसका मतलब यह है कि हम और भी ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के साथ। मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूँगा एक छोटे से स्निपेट के साथ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यूरोपियन यूनियन जो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम यूरोप, वो भी ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन EU को कुछ स्पेशल ग्रांट्स दी गई है 2011 से। 2011 के बाद यूरोपियन यूनियन के पास कुछ एनहांस्ड राइट्स है। राइट टू स्पीक तो है ही है, बट राइट टू स्पीक के अलावा दे हैव राइट टू सबमिट प्रपोजल्स, दे हैव राइट टू सबमिट अमेंडमेंट्स ऑल्सो, दे इवन हैव अ राइट टू रिप्लाई और राइट टू रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर विच इज़ वन ऑफ द प्रोसीडिंग मेजर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इन सब चीज़ों का राइट दिया गया है यूरोपियन यूनियन को। इनफैक्ट केवल उस इंस्टीट्यूशन के पास थोड़े से एनहांस्ड राइट्स है विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और आपको ध्यान रखना है कि इट डज नॉट हैव अ राइट टू वोट, यानी कि EU के पास राइट टू वोट नहीं है, लेकिन कुछ एनहांस्ड राइट्स जरूर है। और अभी ISA भी ऑब्जर्वर बन चुका है। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। That is it in this particular video. And if you have liked this video, do follow me on this particular ID @RahulSai222. If you have any doubts, any queries, you can directly message me on Instagram. I do reply on weekends. इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, then visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us and to avail our services. Thank you for watching. Jai Hind.